हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस चौहान। तो गाइज़ यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, घटना चक्र दृष्टि 2021 करने जा रहे हैं। तो गाइज़ ये जो है आपकी करंट अफेयर्स की बुक है जो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है। गाइज़ इस बुक का कौन सा पार्ट है? 16वां पार्ट है। हम कर रहे हैं वैज्ञानिक परिदृश्य, 8वां दिन है। गाइज़ यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है इस बुक को 12 दिन के आसपास। ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है गाइज़, नहीं तो 1-2 दिन आगे बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगी कंप्लीट। चलिए गाइज़ यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं अपना जो चैप्टर है, सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है राष्ट्रीय परिदृश्य जो हम कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य हम कर चुके हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य गाइस हमारा चल रहा है 3, एक वीडियो इसकी आ चुकी है, एक वीडियो अब और एक और वीडियो, और उसके बाद ये कंप्लीट होगा। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, और फिर संक्षिप्त और खेल परिदृश्य की बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। गाइस अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसका वो है अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो गाइस इसमें सबसे पहले लिखा है स्मोक टावर। तो इसमें लिखा है 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर क्या है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में क्या है, भारत के पहले क्रियाशील स्मोक टावर का उद्घाटन किया। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में क्या है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह है। और इसमें ठीक है, तो विषय जो है मतलब थीम जो है वो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह है। और स्मोक टावर जो है एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। तो आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इस स्मोक टावर यानी कि डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात जो है प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग में प्रवेश करती है और निचले भाग से ये जो है साफ हवा बाहर निकलती है। फिर इसमें लिखा है कि 1000 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है एयर फ्लो प्रदान करने हेतु जो है 40 पंखों की इकाइयां स्थापित की गई हैं। फिर लिखा है टावर का निर्माण जो है परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में जो है NBCC लिमिटेड के साथ जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति में क्या है, वायु प्रदूषण के नियमन के लिए क्या है, प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें लिखा है अन्य स्मोक टावर की बात करें तो 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया था। और 23 अगस्त 2021 को स्मोक टावर का उद्घाटन जो है कनॉट प्लेस जो है CP दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे है पराग कैलेंडर। तो 7 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया गया था। भारत में किसी शहर के लिए अपनी तरह का ये पहला प्रयास है। और पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक जो है हवाई वायु जनित पराग और इसमें मौसमी बदलाव का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। और पराग कैलेंडर के विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई वायु जनित पराग कणों को की जो है समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। गाइस आगे जो है इसमें लिखा है परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिसका निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं। तो हवा में तैरने वाले परागकण जो है श्वसन पथ संकरण और नासो ब्रोंकियत एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ये अस्थमा मौसमी राइनाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती है। फिर उसके बाद है कि भारत में लगभग जो 20 से 30% आबादी एलर्जी राइनाइटिस एंड हेवियर से पीड़ित है। और लगभग 15% लोग जो है लोगों को क्या है, अस्थमा है। अब पराग एक प्रमुख वायुजन्य एलर्जी है जो एलर्जिक राइनाइट्स और त्वचा में खुजली और सूजन के लिए जिम्मेदार होती है। अब गाइस यहाँ हम बात करेंगे प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व की। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व की जो है स्थापना की घोषणा की। इस ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र का जो क्षेत्रफल है वो है आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक विस्तारित है। ठीक है, पाक की खाड़ी और मन्नार की जो खाड़ी के मरीन क्षेत्र में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में है। इसमें लिखा है भारतीय वन्य जीव संस्था के अनुसार ड्यूगोंग भारत में जो है मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। फिर ड्यूगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में क्या है, सुबेद्य यानी कि वनलेबर्ड श्रेणी में
के अंतर्गत आते हैं। ड्यूगॉन स्तनपायी जलीय जीव है, इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइस। और प्रतिवर्ष जो है विश्व ड्यूगॉन दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। अब लिखा है शीशा युक्त पेट्रोल में वैश्विक मुक्ति। शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। यहाँ लिखा है 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले। लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व में शीशा मुक्त पेट्रोल का मुक्त घोषित कर दिया। फिर लिखा है जुलाई 2021 में क्या है? अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बन गया। उल्लेखनीय है कि शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व में शीशा युक्त जो पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। अब लिखा वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सभी हित धारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध जो है स्वच्छ ईंधन वाहन अभियान जो है प्रारंभ किया। अब लिखा है 4 नए भारतीय रामसर स्थल की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 14 अगस्त 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 4 नए अर्धभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो भारत में रामसर स्थल की कुल जो संख्या हो गई है वो 46 हो गई। 46 स्थलों के अंतर्गत जो हमारा इतने हेक्टेयर क्षेत्र आता है, आप देख सकते हैं कितना। और फिर लिखा है नव निर्दिष्ट 4 रामसर स्थलों, गुजरात के 2 हैं। एक तो हो गया आपका वाधवाना आर्द्रभूमि, फिर है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के 2 है। एक है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो गुजरात के 2 हैं और हरियाणा के 2 हैं। फिर लिखा वर्तमान में विश्व भर में जो है स्थित रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी है? 2431 है। वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के वडोदरा जिले में कहाँ पे? डभोई तहसील में स्थित है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण जो है 1909-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक, क्या नाम था? सयाजी राव गायकवाड़ III के द्वारा करवाया गया। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और इसमें लिखा है थोल झील मानव निर्मित उथले जल की छोटी झील है, जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ जो है वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। तो इसमें लिखा है मूलतः वर्ष 1912 में सिंचाई के उद्देश्य निर्मित इस झील को 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। फिर है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मानव निर्मित मीठे पानी की क्या है? आर्द्रभूमि है। हरियाणा में स्थित एक सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। हरियाणा के क्या है? झज्जर जिले में स्थित है और ये आर्द्रभूमि जो है आपका 1968 से संरक्षित थे 1968 में जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसे 2011 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है। फिर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में गुड़गांव जिले में स्थित है। वर्ष 2010 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो इसके पूर्व 11 नवंबर 2020 को जो है भारत के सूर सरोवर और लोनार झील तथा पुनः 23 दिसंबर 2020 को तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में जो है शामिल कर दिया गया। अब आगे गाइस क्या लिखा है? इसमें लिखा है सूर सरोवर जो है एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, ये लिखा है कीठम झील उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसका नामकरण महाकवि सूरसागर के नाम पर रखा गया था। लोनार झील महाराष्ट्र की कहाँ पे? बुलढाणा जिले में है। और फिर है लोनार झील जो भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। कौन सी? लोनार झील। तो इस झील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी जो है उच्च लवणता और क्षारीयता यानी कि pH मान इसका कितना है? 11 है। भारत में स्थित रामसर स्थल कुल 46 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रामसर स्थल लिखा है और सूची में शामिल कब किस तिथि में हुए ये लिखा है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश और कितने हेक्टेयर है। तो कैसे हम ये देख लेते हैं ना कि कौन कौन से है। देखिए अष्टमुडी आर्द्रभूमि है 2000 में, अष्टमुडी आर्द्रभूमि 2000 में केरल में। ठीक है, फिर है भीतरकनिका 2002 उड़ीसा, फिर है भोज आर्द्रभूमि आपका 2002 मध्य प्रदेश, फिर है चंद्रताल आर्द्रभूमि 2005 हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील 1998 उड़ीसा, दीपोटवील और ये 2002 में असम में है, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि 2002 वेस्ट बंगाल, फिर है हरिके झील 1990 पंजाब, फिर है
होकेरा आर्द्रभूमि 2005 जम्मू कश्मीर पे है। कांजली 2002 पंजाब में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 राजस्थान है। कोलेरू झील 2002 आंध्र प्रदेश है। लोकटक झील 1990 मणिपुर है। नल सरोवर आपका 2012 गुजरात में है और इसमें पॉइंट कैली मेयर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य आपका 2002 तमिलनाडु है। फिर है पोंग बांध झील 2002 हिमाचल प्रदेश। रेणुका आर्द्रभूमि 2005 आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ 2002 पंजाब में है। रुद्र सागर झील 2005 त्रिपुरा। तो गाइस बाकी भी हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी है। तो देखिए सांबर झील राजस्थान में है। सस्थामकोट्टा झील केरल में है। सुंदरबन आर्द्रभूमि वेस्ट बंगाल। सुरिसर मानसर झील जम्मू कश्मीर और इसकी तिथि देख सकते हैं आप लोग। और तसो मोरीरी लद्दाख में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। नांदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब में है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। फिर है समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ये सब 2019 की बात है। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश हो गया। फिर है आपका काबर ताल आर्द्रभूमि 2020 बिहार में है। और आसन संरक्षण रिजर्व 2020 उत्तराखंड। सूर सरोवर 2020 उत्तर प्रदेश। लोनार झील 2020 महाराष्ट्र में है। तसो कर आर्द्रभूमि लद्दाख। और फिर इसमें लिखा है वधवान आर्द्रभूमि 2021 में गुजरात। और फिर उसके बाद लिखा है थोलजी वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 गुजरात। फिर है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 हरियाणा में है। फिर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 हरियाणा में। तो गैस यहाँ पे लिखा है रामप्पा मंदिर और जो है आपका धोलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है उसकी 44वीं वार्षिक बैठक कब जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुझोऊ में संपन्न हुई है। उल्लेखनीय कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में जो है विश्व भर के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जिसमें 29 जो है सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक स्थल शामिल। तो गौरतलब है कि इन नए स्थलों में शामिल करने के बाद जो विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर टोटल जो संख्या हो गई विश्व धरोहर की वो है 1154 हो गई, जिसमें से आपका 897 सांस्कृतिक है और जो 218 प्राकृतिक स्थल है और जो आपके 39 हैं वो मिश्रित है। ठीक है। ब्रिटेन की आपका लिखा है लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था इसको, और इसी के साथ ही ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा स्थल बन गया है। अन्य दो देखें तो इसमें कौन से जर्मनी की आपके है ड्रेसडेन स्थित एल्प्स घाटी और ओमान की आपकी अरेबियन ओरिस्क सेंचुरी ये हो गई। ठीक है। अब लिखा है विश्व धरोहर समिति में जो 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थल यानी कि रंपप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और सैंधव स्थल यानी कि धोलावीरा जो कि गुजरात में है, इन दोनों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल गया। फिर रंपप्पा मंदिर को भारत के 39वां और धोलावीरा को 40th विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसी तरह भारत में क्या है विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में भी अपनी जगह बना ली है। ठीक है। अब इसमें लिखा है भारत के कुल 40 स्थलों में जो है 32 स्थल हमारे क्या है 32 हमारे सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। फिर लिखा है सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिसमें कम से कम 40 स्थल जो है यूनेस्को की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल है। इस आगे लिखा है कि भारत के अतिरिक्त इटली 58, फ्रांस 49, जर्मनी 51, स्पेन 49, चीन 56 ही ऐसे देश जो सुपर 40 क्लब में शामिल है। फिर लिखा है काकतीय रुद्रेश्वर जो है रंपप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पालमपेट गांव में अवस्थित है और काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह क्या अद्वितीय उदाहरण। तो इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में कहाँ काकतीय शासक क्या नाम है गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्ष तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे। ठीक है। और मुख्य मूर्तिकार इसमें रंपप्पा के नाम पर इसका जो नामकरण है वो रंपप्पा मंदिर रखा गया। तो
यहाँ के जो है स्थापित जो देवता है लिंगेश्वर स्वामी है। ठीक है, इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। तो शिव मंदिर होने के कारण क्या है, रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को क्या है, दक्कन के मध्य युगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। तो 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा, एक हड़प्पा कालीन शहर, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला ये सिंधु घाटी सभ्यता का से जुड़ा भारत का क्या है, पहला स्थल है। तो पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पा स्थल है, जिसे जो है 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो सैंधव सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, कौन सा, मोहनजोदड़ो। फिर इसमें लिखा है कि भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी जो पाकिस्तान है उसका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का क्या लिखा है यहाँ पे, गढ़वारी वाला और ही ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल है जो आपका धोलावीरा से बड़े हैं। ठीक है, अब लिखा है ज्ञातव्य है कि आपका धोलावीरा की खोज जो है 1967 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी जेपी जोशी ने की थी, और ये कच्छ के महान रण में स्थित और कर्क रेखा जो है इससे होकर गुजरती है। और गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हो गया आपका, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क हो गया, रानी की वाव हो गया। ठीक है, अब विश्व धरोहर समिति में जो है 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोसिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची में के साथ साथ जो संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर सूची में जो है आपके कितने 52 स्थल शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 14वां बाघ अभ्यारण्य को जो है CATS की मान्यता। तो इसमें लिखा है कि 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो है उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत में 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई। और 14 बाघ अभ्यारण्य को CATS की जो मान्यता प्रदान की गई है वो कौन कौन से है देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है मानस, काजीरंगा और औरंग असम में, फिर है सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। फिर महाराष्ट्र में आपका है पेंच, बिहार में है वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, वेस्ट बंगाल में आपका कौन सा है सुंदरबन, केरल परम्बिकुलम और तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई, एंड कर्नाटका में है बांदीपुर। तो इन 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता जो है प्राप्त हो चुकी है। तो ये 3 स्थल कौन कौन से हैं, लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड में है, रामनगर वन प्रभाग भी है, और वेस्ट बंगाल में 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग है। तो इसमें लिखा है उपयुक्त 3 CATS मान्यता प्राप्त स्थल वन प्रभाग है जो IUCN मानदंडों के अंतर्गत जो है संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि ये 3 जो स्थल पूरी तरह से बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, लेकिन ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल में जो आपका चितवन राष्ट्रीय उद्यान और सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। जिसमें लिखा है 13 टाइगर रेंज देश। तो गाइस कौन कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि मगरमच्छ संरक्षण। तो इसमें लिखा है कि 29 अगस्त 2021 को केंद्रपाड़ा ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की 3 प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। अब केंद्रपाड़ा के वन अधिकारियों ने पैका नदी में एक जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया है। उल्लेखनीय है कि भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की 3 प्रजातियां, कौन सी घड़ियाल, फिर है मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। ठीक है, अब इसमें लिखा है CATS क्या है, CATS यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक स्वतंत्र योजना है। और वास्तव में ये एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक जो है निर्धारित करता है। WWF के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये योजना 13 टाइगर रेंज देशों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी जो व्यक्ति को प्रोत्साहन प्रदान करती है। फिर लिखा है CATS को आधिकारिक रूप से जो है 2013 में लॉन्च किया गया था। बाघ संरक्षण क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन हेतु 7 स्तंभों और 17 तत्वों में जो है व्यवस्थित किया गया है। और CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना
करने में वैश्विक लक्ष्य यानी कि T/2 का जो है महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 जो है टाइगर रेंज देशों यानी कि बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल एंड रूस द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। फिर लिखा है डीप ओपन मिशन। 16 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने डीप ओपन मिशन को मंजूरी दी है। तो इस अभियान को 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है आपका चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा 2021 से 2026। फिर लिखा है इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी है, 4077 करोड़ रुपये है और इसका पहला चरण जो है आपका 3 वर्ष यानी कि 21 से 24 के लिए लागू किया जाएगा। फिर लिखा है डीप ओपन मिशन जो है आपका एक मंत्री स्तरीय बहुविषय कार्यक्रम है। और डीप ओपन मिशन क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। और फिर ये मिशन इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है और इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु क्या है, ये नोडल मंत्रालय है। फिर लिखा है डीप ओपन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में ले जाने हेतु एक क्या है, मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया गया है। और इसमें लिखा है उल्लेखनीय कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया एंड चीन ऐसी प्रौद्योगिकी से लैस है। तो मध्य हिंद महासागर में क्या है, 6000 मीटर की गहराई से मेटेलिक जो है नोड्यूल्स के खनन के लिए एक क्या है, एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। और डीप ओपन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। फिर लिखा है डीप ओपन मिशन जो है भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान मतलब जो इसरो के सहयोग से जो है संचालित किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 30 तक जो है सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान का दशक इसे घोषित किया है। तो गाइस इसको क्या किया गया, महासागरीय विज्ञान का दशक घोषित किया गया है किसके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को जो है समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है एक माना गया है। अब लिखा है डिजिटल ओशन। तो इसमें लिखा है कि 29 दिसंबर 2020 को महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। और डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। फिर लिखा है UNFF 60। तो लिखा है 26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का जो है आपका 16वां सत्र आयोजित किया गया है। फिर वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 30 की प्रगति की सीमा UNFF 16 के दौरान की गई है। और वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से लेकर 30 में 6 वैश्विक वन लक्ष्य तथा 26 समृद्ध लक्ष्य शामिल है। 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध करने वाली रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। फिर इसमें लिखा है 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जो है जारी की गई। तो लिखा है वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत जो है विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि जो है प्रस्तावित है। फिर लिखा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। 16 मार्च 2020 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो है 106 देशों की PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार क्या लिखा है कि जो आपकी वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से जो है शीर्ष 3 देशों में कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत आते हैं। फिर लिखा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार क्या है, विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी में आती है आपकी क्या आती है गाइस, नई दिल्ली आती है। और इसमें क्या है, विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में जो है 22 जो है हमारे भारत के ही हैं। ठीक है, अब लिखा है दक्षिण एशिया के 5 सबसे जो प्रदूषित शहर है उसमें सबसे पहले नंबर पे है गाजियाबाद, देन आता है बुलंदशहर, फिर है बिसरख और फिर उसके बाद है जलालपुर, भिवानी, नोएडा। आधे तो हमारे भारत के हैं। फिर लिखा है आधे से ज़्यादा प्लेटिपस अभ्यारण्य। तो मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई। तो इसलिए इस योजना में क्या है आपका टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स राज्य जो है सरकार शामिल है। और इसमें योजना के अंतर्गत 2022 तक सिडनी में 391 किलोमीटर दूर
अर्ध जलीय जीवों के लिए जो है विशेषज्ञ सुविधा जो है तालाब आदि स्थापित किया गया और अभ्यारण्य में 65 प्लैटिपस रखे जाने की योजना है। प्लैटिपस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आर्निथो रिक्सर रिंक्स रिन एनाटाइनस। ठीक है, ये सामान्यतः अंडे देने वाले एक जहरीले स्तनधारी जीव हैं जो नदियों के समीप पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इस देश का 51वां जो है बाघ अभ्यारण्य, इसकी बात करते हैं तो लिखा है 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु जो है अधिसूची जारी की है। तो ये जो बाघ अभ्यारण्य, इसका नाम क्या है? श्री विल्लीपुत्तुर मेघामलाई। ये 51वां बाघ अभ्यारण्य है देश का और इसमें लिखा है कि ये जो है आपका सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री विल्लीपुत्तुर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के इतने हेक्टेयर क्षेत्र से को सम्मिलित कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया है। ज्ञातव्य है कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित जारी कर जो है कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का जो है दर्जा प्रदान किया था, जो भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य था। ठीक है, कौन सा था 50वां? ये वाला। फिर इसमें लिखा है श्री विल्लीपुत्तुर जो है मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य है। इसमें लिखा है आंतरिक क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संपूर्ण बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र। तो गाइस आंतरिक क्षेत्र आपके पास लिखा हुआ है और आपका बफर क्षेत्र है और बाघ अभ्यारण्य का मतलब संपूर्ण बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र भी लिखा है। इसमें लिखा है तमिलनाडु में स्थित बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो गाइस कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखा है 17th जो आपका था वो था कलक्कड़ मुंडन थुरई। ठीक है, उसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है 29th है आपका अनामलाई है और 36 आपका मुदुमलाई है। फिर 42nd आपका सत्यमंगलम है। 51st जो अभी बना है और श्री विल्लीपुत्तुर मेघामलाई। फिर लिखा है नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की जो संख्या है वो इतनी है 2967। तो भारत में बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कितनी? 526 है। और इसमें लिखा है सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और क्या है आपका महाराष्ट्र में है और जिसकी संख्या है 6। तो गाइस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान। तो जो है 4 जनवरी 2021 को भारत के 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया गया। ये दक्षिणी सफ़ेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयासों का प्रतीक है। 7 जनवरी 2021 को 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान को क्या है मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा से रवाना किया गया। तो इस अभियान के तहत चार्टर्ड आइस क्लास पोत MB वॉसली गोलोबनीन अंटार्कटिका की 30 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। इस अभियान में शामिल भारतीय दल 27 फरवरी 2021 को भारतीय और 8 मार्च 2021 को मैत्री स्टेशन पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है उल्लेखनीय है कि भारतीय और मैत्री अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी जो है अनुसंधान स्टेशन है और 94 दिनों के लगभग 12,000 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के पश्चात जो है 40वां जो है जो आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान 10 अप्रैल 2021 को केपटाउन दक्षिण अफ्रीका लौट आया। तो वर्ष 1981 में क्या है भारतीय अंटार्कटिक अभियान को जो है शुरू किया गया और पहला अभियान दल जो है डॉक्टर SJ कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका गया था और 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन DC में जो है 12 देशों द्वारा अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये संधि जो है 23 जून 1961 से प्रभावी और इस संधि के माध्यम से अंटार्कटिका क्षेत्र को असैनिकीकृत क्षेत्र घोषित कर इसे केवल वैज्ञानिक अभियानों के लिए जो है संरक्षित किया गया है और वर्तमान में इस संधि के पक्षकार देशों में की जो कुल संख्या है वो कितनी है 54 है। भारत जो है आपका 1983 को इस संधि का पक्षकार यानी कि पार्टी बना और इस वर्ष जो है भारत को इस संधि हेतु परामर्शी दर्जा प्राप्त हुआ। फिर लक्षद्वीप 100% मतलब 100% जो है ऑर्गेनिक घोषित हो गया। लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो 100% जैविक खेती जहाँ पे हो रही है। तो इस तथ्य की घोषणा जो है आपके कृषि मंत्रालय ने 1 नवंबर 2020 को लक्षद्वीप की स्थापना दिवस के अवसर पर की। तो वर्तमान में लक्षद्वीप में सभी प्रकार के कृषि कार्य बिना जो है आपका कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से संचालित हो रहा है। तो इससे यहाँ के लोगों की सुरक्षा खाद्य विकल्पों तक पहुँच सुनिश्चित होगी और साथ ही सुरक्षित खाद्य विकल्पों तक सुनिश्चित होगी और साथ ही कृषि को पर्यावरण
अनुकूलन गतिविधि का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। दैट है कि 2016 में सिक्किम को भारत के साथ साथ जो है विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। फिर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। 21 सितंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के परिणाम जारी किए। तो वैसे यहाँ लिखा इन परिणामों को स्टेट ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट से क्या है संकल्पित कर प्रस्तुत किया गया है। तेंदुआ गणना 2018 के परिणाम दर्शाते हैं कि 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में क्या है देश में तेंदुओं की संख्या लगभग जो है 62% जो है उसकी वृद्धि हुई है। और अब जो है वर्तमान में भारत में कितने तेंदुआ हैं 12,852। फिर ज्ञात है कि 2014 में जो तेंदुओं की संख्या थी वो 7,910 थी। 2018 जो भारत तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में तेंदुओं की संख्या में क्या है के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड नंबर पर हमारा है महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब उत्तर प्रदेश में 316 दर्ज की गई है तेंदुओं की संख्या। फिर इसमें लिखा है गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। तो 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्ध कार्यक्रम योजना 2020 से 25 जो है शुभारंभ किया इसका। ठीक है, अब इसमें निर्धारित है कि 5 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। और हालांकि मंत्रालय जो है अप्रैल 2006 में गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर लाल सिर वाले गिद्ध और मिश्र के गिद्ध के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया है। शेष गिद्ध आबादी के संरक्षण हेतु गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम जो है देश के उन 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहां गिद्धों की आबादी विद्यमान है। और इसमें 2 स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है। तो गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु चार बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। तो जो है उत्तर प्रदेश में पिंजौर है, मध्य प्रदेश भारत में भोपाल है, क्या लिखा है पूर्वोत्तर में गुवाहाटी एंड दक्षिण भारत में हैदराबाद है। फिर लिखा है पन्ना विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया। तो 27 से 28 अक्टूबर 2020 को विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। कितने 18 देशों के 25 नए स्थलों को। आगे लिखा इस प्रकार अब तक विश्व के 129 देशों में स्थित 714 जैवमंडल अभ्यारण्यों को विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। कितने इतने। फिर इसमें लिखा है कि एंडोरा, कैप वर्डे, फिर है कोमोरोस, लग्जमबर्ग और त्रिनिदाद और टोबैगो ऐसे देश हैं जिनके किसी स्थल को पहली बार जो है विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा भारत में पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य भी उन 25 नए स्थलों में शामिल है जिसे वैश्विक जैवमंडल अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत का 12वां स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य का विस्तार जो है आप गाइस इसका देख सकते हैं कितने में। और इसके बाद लिखा है पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है जीव संरक्षण क्षेत्र यथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, गंगऊ सेंचुरी और केन घड़ियाल सेंचुरी समाहित है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के संपूर्ण क्षेत्र और क्या लिखा है गंगऊ सेंचुरी के भाग 1, 3 और 4 को एक साथ जो है पन्ना बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। फिर लिखा है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित खजुराहो भी पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। फिर भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक जो है 18 जैवमंडल अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है जिसमें से 12 जो है यूनेस्को के विश्व जैव अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल है और शेष 6 जो है आपका घरेलू जैवमंडल अभ्यारण्य है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भारत में जैवमंडल अभ्यारण्य। तो गाइस इसमें आप जो है ना ये जो है लिस्ट में आपको ऐसे दिखा देती हूँ, बाकी आप इसको एक बार कर लीजिएगा। भारत में अब तक जो है 16 जैवमंडल अभ्यारण्यों को जो है सूचीबद्ध किया जा चुका है और जो इस प्रकार है। तो ये 16 के 16 की लिस्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 18 हैं। चलिए
तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइस, अब हमारा एक और पार्ट आएगा इस पर जो हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक परिदृश्य, उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।